हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे डीसीएम 7। ये आपका फिजिक्स का थर्ड टेस्ट है जिसमें टॉपिक कवर करने वाले हम सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। पेपर काफी इजी था। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट जेई मेंस, फर्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, है ना। तो इसमें आपको एक्सेलरेशन और मोमेंटम दिया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि पार्टिकल का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन किस तरह का है। तो सिंपल सी बात है, देखा, जो वेलोसिटी होती है वो मोमेंटम की डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन नेट वाला आपको दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं, एक बार इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एंगल वही होगा जो एक्सेलरेशन और मोमेंटम के बीच में होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो 4i प्लस 3j डॉट 8i माइनस ऑफ 6j कितना आ जाएगा? 32 माइनस 18 14। ये जो मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ, है ना, कि जो इनके बीच में एंगल है वो थीटा लेस देन 90 रहा होगा। अब देखो, सर्कुलर पाथ में इसकी जो वेलोसिटी है वो तो आपको दी है 8i माइनस 6j, है ना। तो 8i माइनस 6j मतलब इस तरह से वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी बोल दे या मोमेंटम बोल दे की बात है। तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो 4i प्लस 3j, तो इसका मतलब ये इस तरह से मूव कर रहा होगा, देखो, है ना। ये वेलोसिटी और इसका जो एक्सेलरेशन है नेट वो कुछ इस तरह से रहा होगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, है ना, इसके फिर दो कंपोनेंट आएंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो देखो, इनके बीच का जो एंगल है ना वो 90 से कम है। वो 90 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो मोमेंटम की डायरेक्शन में आएगा। मतलब यहाँ जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इधर आएगा और सेंट्रीपिटल इधर आएगा। ये इसका सेंटर यहाँ मान लिया। तो इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ाएगा। तो ये किस तरह का मोशन है? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, तो सिंपल यहाँ डॉट प्रोडक्ट देखना था। यहाँ पे एंगल 90 से कम है, इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट सपोर्ट करेगा वेलोसिटी को। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से रिलीज कर रहे हो, जब ये बॉटम पॉइंट पे आएगा तो धागे का टेंशन और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, फाइनल वेलोसिटी v इधर मान लेंगे। तो जो भी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो किसमें कन्वर्ट होगा? हाफ mv स्क्वायर में। तो v बराबर √2gh यानी कि 2gl। ठीक है। तो इसमें अब टेंशन बताना है। तो टेंशन कैसे निकालोगे बेटा? टेंशन जो है वो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो T माइनस mg बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। तो T माइनस ऑफ mg बराबर m 2gl अपॉन l। तो इससे टेंशन कितना आएगा? 3mg। तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था। 3mg √2gl आपका सेकंड ऑप्शन। अच्छा, ये ऐसे पूछा तो इसमें स्पीड √2gl और टेंशन 3mg, तो आपका थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बोलते अपन अगले क्वेश्चन में। थर्ड में आपको एक बॉडी जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट को वर्टिकल सर्किल में क्रॉस करती है क्रिटिकल स्पीड से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये डोरी बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी? तो देखो, अगर यहाँ इसकी स्पीड क्रिटिकल है, क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है? √GL, तो या √GR, जो भी बोलना चाहो। तो जब रस्सी हॉरिजॉन्टल होगी ना तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी √3GR। एनर्जी कंजर्वेशन से आप इस चीज निकाल सकते हो। और यहाँ कितनी हो जाएगी? √5GR। वैसे मैंने बताया भी था ना कि ये आप, है ना, रूट के अंदर से 2 और 2 कम करते जाओ, या नीचे से ऊपर जा रहे हो तो कम करो, ऊपर से जा रहे हो तो 2 बढ़ा जाओ। तो 1GR, फिर 3GR, फिर 5GR। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो जाएगा 3gr अपॉन r, से r खत्म, 3g। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। आगे आते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक दो ऑब्जेक्ट गिवन है और उनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका कंपोनेंट करो तो ये कंपोनेंट आएगा 25 cos 53। तो ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 3/5,
मतलब कि 15, और ये आएगा 25 साइन 53 मतलब कि 25 इंटू 4/5 मतलब कि 20। इसका कंपोनेंट करोगे तो 40 साइन 37 यानी कि 40 इंटू 3/5 यानी कि 24, और ये कंपोनेंट आएगा 40 कॉस 37 मतलब कि 40 इंटू 4/5 यानी कि 32। अब देखो जो लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, वो उस रेडियल जो उनका पोजीशन वेक्टर होता है रिलेटिव, उसको रोटेट करने का काम करते हैं। तो ओमेगा रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए वी परपेंडिकुलर ए माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। तो देखो वी ए परपेंडिकुलर कितना है? 24। वैसे भी आपको मोड लेना होता है, किसी का भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें से। और ये कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 2, तो कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, है ना। ये मैंने ए को माइनस किया, ए में से बी को माइनस किया, मतलब मैं ओमेगा किसका बता रहा हूँ? ये ओमेगा में ए का बता रहा हूँ, बी के रिलेटिव। ठीक है, तो ए का बी के रिलेटिव बताओ या बी का ए के रिलेटिव बताओ, आंसर सेम आएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। अगला आता है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि M4 किस तरह से अरेंज करेगी सेंटर पे, जो स्क्वायर का सेंटर है उस पे ही सेंटर ऑफ मास आ जाए। ये सेंटर मान लेते हैं हम, सेंटर ये रहा होगा ओरिजिन। देखो इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें केवल आपको दिमाग लगाना है, जो वैसी बात आपके पास है ही सही। देखो यहाँ पे ना एक M1 है 2 kg, है ना, ये है 4 kg, ये है 1 kg। अब इन्होंने पूछा कि M4 में क्या रखूं ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर आ जाए, सेंटर पे। देखो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ऊपर जितना मास है नीचे भी उतना ही मास रखना, नीचे जितना मास है उतना ही ऊपर भी रखना पड़ेगा ना, ताकि सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाए। क्योंकि अगर ऊपर मास ज्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे ऊपर की तरफ उतना ही मास रखना है जितना नीचे है। नीचे कितना है? 6, तो इधर भी 6 किलो रखने के लिए मुझे M4 को अगर मुझे 6 किलो करना है तो मुझे कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे मास? ये 5 किलो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 5 किलो रखता हूं तो देखो फिर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री गड़बड़ हो रही है। y एक्सिस के अबाउट 0 लाना है तो फिर मुझे जितना y एक्सिस के राइट साइड मास है कितना है? 5 किलो, उतना इधर रखना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब 5 के बजाय फिर मुझे 3 kg रखना पड़ेगा। अब 5 किलो रखता हूं तब तो y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, 3 किलो रखता हूं तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0 आएगा। लेकिन दोनों कैसे 0 आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक साथ थोड़ी रखोगे, फिर तो मास 8 किलो हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट 0 लाना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास को आप कुछ भी कर लो, आप ओरिजिन पे मतलब सेंटर पे नहीं ला पाओगे, है ना। तो ये बिल्कुल हिडन ट्रायल से करना है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, जो कंसेप्ट में यूज कर रहा हूं वो ये है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े मास की तरफ शिफ्ट होता है। अगर आपको इसी पॉइंट पे रखना है तो ऊपर जितना मास है उतना ही नीचे होना चाहिए, जितना लेफ्ट राइट साइड मास है उतना ही लेफ्ट भी होना चाहिए। तो इससे अपना कंसेप्ट है, बस ये कंसेप्ट यूज करना था, है ना। बाकी इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को टिक किया होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस टिक करने में थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं कि करें या ना करें, क्योंकि नन ऑफ दिस कभी आंसर होता नहीं, जनरली नहीं होता है ना। पर यहाँ पे ये आपका कॉन्फिडेंस चेक था इस क्वेश्चन में। बस आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में आपको बोला है कि एक m मास की बॉल है जो कार के किनारे से गिरती है और कितनी डिस्टेंस से चलेगी। तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये बॉल गिरेगी तब तक कार जो है वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कार जो है वो इतना पीछे शिफ्ट हुई होगी, है ना। तो कार अगर अपनी पोजीशन से x डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हुई तो बॉल अपनी पोजीशन से कितना आगे शिफ्ट हुई? L माइनस एक्स। अब हमें पता है ओवरऑल x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब डेल्टा x cm भी क्या रहेगा? 0। इसका मतलब m1 डेल्टा x1 बराबर m2 डेल्टा x2। ये होना चाहिए ना भाई, जितना ये शिफ्ट हुआ उतना इसको शिफ्ट होना है। तो कैपिटल M कितना शिफ्ट हुआ? x, स्मॉल m कितना शिफ्ट हुआ? L माइनस एक्स। तो आपसे क्या पूछा है कि गाड़ी कितना दूर जाएगी, तो x हो जाएगा ml अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये हो जाएगा आपके पास
m कितना है बेटा, यहाँ पे 1 किलो, l 10 + 1, l/11, l/11, ये अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका 6th का। अगला आता है 7th। 7th में आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके बस थ्योरी के कंसेप्ट को चेक करने के लिए कि सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ओरिजिन पे है ना, तो किसी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या बातें सही होंगी आपको वो बताना है। तो देखो, सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये जरूरी नहीं कि सारे पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस, सारे वाई एक्सिस या बराबर नंबर में हो। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल टू राइट साइड ऑफ ओरिजिन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल टू लेफ्ट, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है यहां 2 पार्टिकल हो और यहां पे आपने 2 पार्टिकल थे, यहां पे आपने एक ही पार्टिकल रख दिया हो, और इसका मास m और इसका m और इस अकेले का 2m हो, तो नंबर तो कम हो गया ना, तो जरूरी नहीं है कि नंबर इक्वल हो, तो ये गलत हो गया। फिर टोटल मास ऑफ पार्टिकल टू राइट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ लेफ्ट। अब आप इसको देख के बोलोगे सर ये टोटल मास वाला सही है, गलत। देखो एक सिस्टम बनाता हूं, यहां पे मान लो एक m मास है ना, ये मान लो x डिस्टेंस पे है, तो मैं एक 2m मास को x/2 पे भी रख सकता हूं, ठीक है, तो भी सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ओरिजिन पे आएगा, है ना। तो इसका मतलब मास जो है वो सेम होना जरूरी नहीं। टोटल मास ऑफ पार्टिकल टू राइट ऑफ ओरिजिन, ये भी जरूरी नहीं है कि ये हो ही सही। देखो ये बोल रहे इज की वजह से, अगर यहां लिखा होता ना कहीं भी मे बी, तो मे बी में तो सही हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला ना इज, इज जरूरी नहीं। इज का मतलब है कि जो ये बोल रहे हैं वो कंफर्म सही है, हमें फिर केवल एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें स्टेटमेंट गलत हो रहे हो। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस, ये भी जरूरी नहीं है ना भाई। जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे जो पार्टिकल है, मान लो वो यहां पे ऐसे रखे, ठीक है, ये ऐसे रख दिया, और एक मैंने इधर रख दिया, है ना, इसको मान लो मैंने, अब देखो ये m, ये m, ये m, ये डिस्टेंस भी x, ये डिस्टेंस भी x। अब देखो ये सिस्टम ऐसा है कि इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कितने, 3, वाई एक्सिस पे कितने, ओनली 1, तो ये जरूरी थोड़ी कि ऐसा हो गया सही, तो ये भी गलत हो गया। तो इस बार भी अपना ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो आई होप आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ नन ऑफ दीज टिक किया होगा। अगला बढ़ते हम 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक सर्कुलर डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क काट के बाहर निकाल ली, सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा ये बताना है। तो इस सिस्टम को आप इस तरह से एज्यूम करो कि यहां पे जैसे हमने एक बड़ी डिस्क मान ली, है ना, ये पूरी डेंसिटी इस तरह से, और एक छोटी डिस्क मान ली, है ना, ये ओरिजिन इस तरह से मान लेंगे। तो ये m1 मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी प्लस सिग्मा डेंसिटी मान लेते हैं, इसकी माइनस सिग्मा मान लेते हैं। इसका r1 क्या आएगा 0,0, इसका m2 मास कितना आएगा, माइनस ऑफ सिग्मा पाई r/2 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस ऑफ m/4। r2 कितना आएगा r/2, 0, भाई ये पॉइंट तो r/2 होगा ना। तो अब देखो ये दोनों m1 m2 पता है, तो RCM कैसे निकालेंगे अपन, m, है ना, इसको मैं m मान लेता हूं, तो m 0,0 माइनस ऑफ m/4, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास r/2, 0, है ना, और ये हो जाएगा मेरे पास तो माइनस का m/8 और 3m/4 इधर r, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का r/6। तो माइनस का r/6 ये मेरा ऑप्शन बन गया सेकंड ऑप्शन। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली किया होगा, नेगेटिव मास कंसेप्ट का है। अगला बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। चलिए 9th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक 80 किलो का पर्सन है, 40 किलो की ट्रॉली के ऊपर है, जो कि 2 की स्पीड जा रही है। पर्सन ट्रॉली के पीछे कूदता है और ग्राउंड की रिलेटिव 1 की स्पीड गेन कर लेता है। चलो बनाते हैं ट्रॉली को। ये ट्रॉली ऑफ मास 40, पर्सन ऑफ मास 80, बोथ आर मूविंग विद स्पीड 2।
बाद में पर्सन ट्रॉली के पीछे कूदा, ये पर्सन, इसकी स्पीड पीछे की तरफ 1 है, तो ट्रॉली की स्पीड v मान लू। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या चीज कंजर्व है? मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा बेटा? 80 + 40 × 2, ये क्या हो जाएगा? 80 किलो का आदमी था ना, 80 × -1 40 × v, तो v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120, 240 और 80, 320 डिवाइड बाय 40, 8। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 9th का। बहुत इजी। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं 10th पे। 10th पे आपको यहां पे एक भारी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, 20 से ऊपर जा रहा है और 10 के वेलोसिटी से एक बॉल इस पे टकराती है, ई हाफ हो तो स्पीड ऑफ बॉल क्या होगी टक्कर के बाद? बहुत आसान कंसेप्ट। देखो, एक प्लेटफॉर्म जो बहुत ज्यादा भारी है उसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा टक्कर के बाद? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कितना आएगा? 10। तो ये इसकी तो 20 है, इसकी 10 है ना। अब टक्कर के बाद देखो क्या कंसेप्ट है, इसकी तो 20 रहेगी ना, और इसकी कितनी हो जाएगी? मान लेता हूं इसकी हो जाएगी v। सिंपल सा है, e क्या होता है? v सेपरेशन अपॉन u अप्रोच। e की वैल्यू 1/2। सेपरेशन स्पीड क्या है? v - 20। अप्रोच स्पीड क्या है? 20 + 10, तो v कितना हो जाएगा? 45। रुको, हाँ ये आ जाएगा 15, जस्ट अ मिनट। v - 20 और 20 + 30, तो ये कितना हो जाएगा? v = v - 20 = 30/2, तो v हो जाएगा 35। सेकेंड ऑप्शन 10th का। अगला क्वेश्चन बच्चों 11वां, इसमें आपको बोला है कि एक बॉल जो है वो इलास्टिक कोलिजन करती है दूसरी बॉल सेम मास की, कोलिजन ऑब्लिक है, और वन बॉल जो है वो रेस्ट में थी, है ना। तो आपको बताना है कि कोलिजन के बाद दोनों की सेम स्पीड है, तो इनका बीच का एंगल क्या होगा? देखो, एक बॉल इस तरह से जा रही है ना, और ये दूसरी बॉल से टकराती है ऐसे, है ना। ये जब इनकी टक्कर होगी ना, तब कंडीशन क्या बनेगी? अभी इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, अब इनकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे है ना, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आएगा, है ना, वो कौन सा है? देखो, वो तो ये है ना, और एक दूसरा ये v2 या u2 इसको मान लो, सॉरी इसको आप मान लो uy और इसको मान लो ux। अब देखो ये ux कंपोनेंट जो है ना, इलास्टिक कोलिजन, अब m1 और m2 तो इक्वल दिए हुए हैं, e की वैल्यू 1 दी है, हमें क्या पता है कि जो वेलोसिटी वो एक्सचेंज होती है, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा कि जो इसकी वेलोसिटी है ना, ये वाले की, तो इसके बाद क्या होगा कि ये uy तो एज इट इज इसके पास रहेगा, और ये ux पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का जो मोशन है उसमें एंगल कितना बनेगा? ये एंगल तो हमेशा 90 रहेगा ना, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल डायग्राम देखना है, ठीक है, क्योंकि इसको uy को अफेक्ट करने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो m1 m2 इक्वल है और e की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये ux पूरा का पूरा शिफ्ट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये अपन थ्योरी में पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बहुत आसान है और ये केवल सिंपल एक मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें ये बोला है कि एक ओपन रेलवे वैगन है, उसमें वो जा रहा है ऐसे, है ना, उसका इनिशियल मास है 5000, उसकी वेलोसिटी 1.2। बाद में इसमें बारिश की वजह से पानी भरता गया, तो इसका मास हो गया 6000, ठीक है, क्योंकि 1000 किलो पानी भी जुड़ गया ना इसमें, भाई 5000 था प्लस 1000 किलो पानी जुड़ गया, टोटल 6000 आ गया। इसकी स्पीड है v, तो आपको v बताना, मतलब इसमें लॉस बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। सबसे पहले v निकाल लो, p इक्वेशन लगाओ, मोमेंटम इक्वेशन, तो 5000 इंटू 1.2, 6000 इंटू v, ये 0 से 0 उड़ा दो, तो v आएगा 1। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? हाफ 5000 इंटू 1.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.44, 5/2 इंटू 1000, तो ये कितना आएगा आपके पास? डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो ये आएगा आपके पास 720 इंटू 5, 3600 जूल।
तो ये इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ 6000 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आएगी 3000। तो ये के फाइनल, ये के इनिशियल। अब इसमें लॉस कितना आ रहा है बेटा, इसमें लॉस आ रहा है 600 जूल का, देख लो। तो थर्ड ऑप्शन हो गया मेरा 12th में। ओके, बहुत आसान। अगला आते हैं 13 में बोला है कि v स्पीड से एक न्यूक्लियस जा रहा है और ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर देता है। तो अल्फा और जो बचा हुआ न्यूक्लियस है y, उसकी वेलोसिटी v1 v2 है और उनके मास m1 m2 है। देखो सिंपल सी बात है, एक m मास का न्यूक्लियस है कोई x, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, या v बोला इन्होंने ना, बाद में इसने y बन गया ये, तो इसका मास कितना कम हो जाएगा, m-4, क्योंकि 4 mu मास तो वो लेके चला जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी है v1, है ना, और इसकी वेलोसिटी है v2। देखो हमें पता है कि मोमेंटम इक्वेशन तो वैलिड रहेगी, है ना। अभी जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब ये सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन जाए, जरूरी नहीं। दोनों इस तरह से भी जा सकते हैं कि इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो आपस में, है ना। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, या एक दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकती है ना कि m-4 तो चला गया इधर v1 से, और 4 ये अल्फा वाला चला गया इधर v2 से, ये अल्फा है और ये y है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ओवरऑल क्या होगा इस प्रोसेस में, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि p इनिशियल बराबर p फाइनल, यानी कि m इंटू v m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब मैं बोल सकता हूं कि m1 v1 प्लस m2 v2 की डायरेक्शन वही होगी जो इस v की डायरेक्शन है। मेरा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। कोई डाउट बेटा इसमें? आगे बढ़ते हैं 14 पे। 14 में आपको यहाँ पे बोला है कि m मास की बॉल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से और ये टकरा के ऐसे ऊपर पलट जाती है ना। और इसमें बोला है कि टक्कर के बाद ये v स्पीड और गेन कर लेता है प्लेटफॉर्म। तो ये टक्कर से पहले की कंडीशन, टक्कर के बाद ये ऐसे। तो देखो दोनों डायग्राम में बनाता हूं। ये ऑब्जेक्ट आ रहा था u स्पीड से, m मास का, ये कैपिटल M, ठीक है ना। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब इसके बाद टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद ये बॉल तो जाएगी इधर u स्पीड से और ये जाएगा इधर v स्पीड से ना, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है ऐसे। तो अब देखो इस प्रोसेस में हम ई इक्वेशन, उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा ना। चलो ये सरफेस बना दो जहां पे टक्कर हुई है, ये ऑब्जेक्ट यहां टकरा रहा है। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कौन सी है, देखो केवल u। ये एंगल थीटा है, तो इसका नॉर्मल भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा, है ना। तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट करो, देखो एक तो आएगा कौन सा, u साइन थीटा, और सॉरी u कॉस थीटा बनेगा ना ये तो, और एक ये बनेगा u साइन थीटा। मतलब u साइन थीटा क्या है, अप्रोच वेलोसिटी। बाद में जब ये दोनों दूर जा रहे हैं, देखो ये प्लेटफॉर्म भी तो v स्पीड गेन कर रहा है ना, और ये बॉल जो है वो भी तो ऊपर जा रही है u स्पीड से। तो इसमें ये नॉर्मल के अलोंग सेपरेशन स्पीड देखनी है ना। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना आएगा v साइन थीटा, ये कितना आएगा u साइन थीटा। तो देखो सेपरेशन स्पीड क्या है, u साइन थीटा प्लस v साइन थीटा, है ना। जस्ट अ मिनट, सेपरेशन स्पीड क्या है अपने पास, सॉरी ये तो cos थीटा आएगा ना कंपोनेंट, u cos थीटा, क्योंकि इधर से एंगल बन रहा है, तो ये आएगा u cos थीटा। अब देखो E क्या होता है, E होता है v सेपरेशन अपॉन u अप्रोच। सेपरेशन स्पीड कौन है, ये u cos थीटा और v sin थीटा दोनों आपस में सेपरेशन ही तो करवा रहे हैं। तो u cos थीटा प्लस v sin थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, अप्रोच कौन करवा रहा था, केवल ये वाला कंपोनेंट जो नॉर्मल के लोंग था, यानी कि u sin थीटा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, v sin थीटा u cos थीटा अपॉन u sin थीटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कोई डाउट बेटा इसमें? इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन 15 पे, एक बार नोट कर ले इसको। 15 में आपको यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट दिया है, छोटा m मास का ऑब्जेक्ट बड़े m मास के ऑब्जेक्ट पे फिसल रहा है और सब सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन फोर्स इनमें नहीं लगेगा। जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल वो केवल mg है और ग्राउंड का नॉर्मल है, दोनों y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कुछ टाइम बाद क्या होगा,
कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस तरह से आगे सरक जाएगा ये, और इस प्लेटफॉर्म पे जब ये आगे सरकेगा ऐसे, तो इस पे जो छोटा m मास का ब्लॉक है, देखो जब मैक्सिमम हाइट होगी ना तब ये दोनों ही एक साथ एक कॉमन वेलोसिटी v से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कॉमन वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। इस प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन लगा दो कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो v डैश हो जाएगा mu अपॉन m प्लस m। अब जो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। तो मान लिया ये तब तक h हाइट और चढ़ चुका होगा, तो यहां पे देखो डेल्टा k में जो लॉस आएगा बराबर डेल्टा u का गेन। लॉस कितना आएगा, ये आएगा हाफ m प्लस m, v डैश की वैल्यू mu अपॉन m प्लस m का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर बराबर mgh। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर जो इसमें बनेगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। ओके, इसको सॉल्व करके आपको हाइट मिल जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? 15 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन है ना, एक बार आप नोट कर लें बेटा इसको। सिक्सटीन में आपको एक सर्कुलर वॉल दिया हुआ है ना, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो इसमें आपको है ना स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कोई बात नहीं, अपन मान लेते चेंज हुई होगी, है ना। ये एस पी, एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से यहां से जाता है और इधर टकराता है। ये एंगल जो है इन्होंने कितना बोला हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, ये लाइन में बनाता हूं, जो भी इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा वो तो रेडियस ही तो नॉर्मल होगी ना, तो ये सेंटर हो गया। ये एंगल अगर अल्फा है तो देखो ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा। ठीक है, और ये अगर अल्फा है तो देखो हमेशा ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी होती है कि जब डायमीटर के दो पॉइंट्स को, डायमीटर को बेस मानते हो, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो तो उसका ये वाला एंगल हमेशा 90 बनेगा, ये पक्की बात है। तो इसका मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना बचेगा बेटा, 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। क्लियर है बात। अब इसके बाद यहां पे ध्यान से समझो, हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो यहां पे मैं इसकी वेलोसिटीज मानता हूं कुछ, है ना। मैं मानता हूं कि v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, बाद में v2 से पलटा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप कैसे डिफाइन करते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो कंपोनेंट जो अप्रोच करवाता है। अप्रोच कौन करवा रहा है, v1 का cos अल्फा कंपोनेंट। देखो इस v1 का, है ना, v1 का जो cos अल्फा कंपोनेंट है वही तो अप्रोच करवा रहा है इसमें। तो इस केस में ये v1 जो है ना, इस v1 का cos अल्फा कंपोनेंट, इस v1 का ये v1 cos अल्फा तो अप्रोच करवा रहा है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ना इसका, ये एक तो v1 cos अल्फा और ये आएगा v1 sin अल्फा, है ना। इसका क्या आएगा, v2 sin 90 माइनस अल्फा यानी v2 cos अल्फा, और ये आ जाएगा सेपरेशन का v2 sin अल्फा। तो देखो E क्या होता है, v सेपरेशन अपॉन u अप्रोच। सेपरेशन कौन करवा रहा है, v2 sin अल्फा, है ना। अप्रोच कौन करवा रहा था, v1 cos अल्फा। आ गया। अब इसमें साथ में ध्यान रखना कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको तो कोई चेंज नहीं करेगा ना, फ्रिक्शन जीरो। इसका मतलब m1 v1 sin अल्फा पे x डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब v2 by v1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 अल्फा। तो v2 by v1 को लिखो 10 अल्फा, और ये भी 10 अल्फा बन ही रहा है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा।
कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ध्यान रखना, जो रेडियस के अलोंग कंपोनेंट है वो तो सेपरेशन अप्रोच डिसाइड करेंगे, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो सेम रहेंगे, क्योंकि उनको चेंज करने के लिए फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आया बेटा बात? आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान, आपको देखो लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है और आपको हल्के एंड से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक फिक्स्ड मेथड है, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लो और उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी एम बराबर डी एम इंटू एक्स अपॉन डी एम। डी एम कैसे निकालोगे, लैम्डा डॉट डी एक्स इंटू एक्स डी एम, वापस वही लैम्डा डॉट एक्स डी एक्स। अब लैम्डा को यहाँ रो बोल दिया इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रो कितना दिया आपको, के एक्स स्क्वायर अपॉन एल डी एक्स इंटू एक्स, के अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो के बाई एल को तो निकाल दो बाहर दोनों तरफ से, इधर हो जाएगा एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो के बाई एल से तो के बाई एल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या रहेगा, एक्स की पावर x की पावर 4 अपॉन 4 0 से l, और यह रहेगा x की पावर 3 अपॉन 3 0 से l। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3/4l। तो 3/4l दैट इज माय ऑप्शन। और बाकी दो ऑप्शन जो है ना, देखो कौन कौन से, 3 और 4, वो तो डायमेंशनली होंगे। अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, देखो 3 ऑप्शन गलत मिल जाएंगे आपको। कैसे, ये 2 ऑप्शन तो डायमेंशन वाइज भी कट जाएंगे, छोड़ो इनको, तो भाई कम से कम लेंथ की डायमेंशन तो आनी चाहिए ना। अब देखो x बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा रॉड हैवी होती जाएगी, मतलब इधर वाला पार्ट ज्यादा हैवी है, ये वाला पार्ट हल्का है। अगर यूनिफॉर्म रॉड होती तो बीचों बीच सेंटर ऑफ मास आता। इधर तो रॉड का मास राइट साइड जाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब राइट साइड ही तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, मतलब L/2 के बजाय थोड़ा सा आगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। एक ही तो ऑप्शन है 3/4। तो यहां तो और जल्दी करने का तरीका है, ऑप्शन देखो, 3 गलत ऑप्शन मिलना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि 3 गलत ऑप्शन अगर आपको मिल गए तो बच्चों जो चौथा ऑप्शन बचा वो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां तो नन ऑफ दिस भी नहीं है। भाई कई बार डाउट आता है कि सर नन ऑफ दिस हुआ, तो यहां तो वो भी नहीं है ना। मुझे ये पता है कि ये 3 तो पक्के गलत ही हैं, ये 3 अगर गलत है तो बिना सॉल्व करे मैं आंख मीच के इस चौथे को टिक कर दूंगा, क्योंकि इसको सही होना ही पड़ेगा। और आप पूछोगे सर ये सही नहीं हुआ तो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है भाई, एक तो सही होना ही पड़ेगा ना वहां पे एग्जाम में। तो आपका 17 क्वेश्चन ऑप्शन से देखोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन 18 क्वेश्चन, बहुत आसान। यहां पे बोला है कि 50 किलो की बुलेट 50 ग्राम की बुलेट है, 5 किलो की बंदूक है और 200 की स्पीड से बुलेट बाहर निकलती है, तो बंदूक की स्पीड बतानी है। सिंपल रिकॉइलिंग का कंसेप्ट होता है, गन की जो रिकॉइल स्पीड होती है वो क्या होती है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है ना। बुलेट का मास कितना है 50/1000, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 205, ठीक है। 1 2 3 0 काट दो, 5 से 5 काट दो, क्या बचा 2 मीटर पर सेकेंड। 18 का आंसर 2 इजीली आ रहा है। चलो आते हैं हमारे अगले सेक्शन, इसी में इंटीजर पार्ट पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पार्ट पे। ये बोल रहे एक सड़क जो है वो 10 मीटर चौड़ी है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, आउटर एज को आपने इतना लिफ्ट कर दिया, तो रोड के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, बैंक्ड रोड की अगर बात करें तो उस पे आपको ये थीटा होता है, ये हाइट होती है, विड्थ होती है, इस पे वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आर की वैल्यू कितनी दी है 50, जी की वैल्यू 10 लेना है, देखो क्वेश्चन में बोल दिया। टेन थीटा क्या होता है h/b, मैं ये लिख देता हूं आर जी h/b। तो h की वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन b की वैल्यू 10 से 10 उड़ा दो, सब रूट में चल रहा है, कितना आएगा 75। तो n क्या आ जाएगा, कंपेयर करो तो n आ रहा है 75। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आते
फर्स्ट मतलब इंटीजर में 0 1 लिख देना, ठीक है, सॉरी इंटीजर में 75 लिख देना। अगला आता है सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना दूर है, ये दूरी आपको दे रखी है, तो आपको बताना है कि बेटा n की वैल्यू बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो डेरिवेशन की स्टेप्स होती है ना वो काम में लो। ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेता हूं, सेंटर, ये जो सेंटर है वहां ओरिजिन मान लिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं, ये वाला, ये एंगल स्मॉल डी थीटा, ये बन रहा थीटा, ये डिस्टेंस है आर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। अब सिमेट्री देखो है ना, अच्छा इसमें टोटल एंगल फाइव था ना, तो आधा आधा एंगल मान लेना, ये आधा एंगल 5/2 ऊपर की तरफ है और आधा 5/2 नीचे की तरफ है। तो देखो सिस्टम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, इसलिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, इसलिए y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा भाई, जितना मास ऊपर है उतना ही मास x एक्सिस के नीचे भी तो है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0। अब केवल x कोऑर्डिनेट आएगा तो मैं केवल x कोऑर्डिनेट ही सॉल्व करूंगा। तो x cm कैसे निकालोगे, dm इंटू एक्स अपॉन dm, dm क्या जाएगा, लैम्डा डॉट dl, x क्या आएगा r cos थीटा। ठीक है, चलो लैम्डा से तो लैम्डा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको लैम्डा को बाहर निकालो, r cos थीटा r डॉट डी थीटा, ये लेंथ की वैल्यू है ना, लैम्डा, इधर dl क्या हो जाएगा r डॉट डी थीटा। तो लैम्डा आर स्क्वायर तो बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन होता है, और लिमिट क्या डालेगी 0 से 5/2। भाई मैं इस ऊपर वाले का x कोऑर्डिनेट जो आएगा ना वही इस नीचे वाले का x कोऑर्डिनेट भी आएगा, क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिकल है ना, तो मैं खाली ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं। इधर क्या जाएगा, लैम्डा आर थीटा 0 से 5/2, तो देखो ये तो कट जाएगा, तो क्या आएगा इस केस में, सॉल्व करोगे लिमिट रखोगे तो r तो ऊपर आ जाएगा, साइन 5/2 अपॉन 5/2, तो 2r साइन 5/2 अपॉन 5। देखो कंपेयर करो तो 2 आ रहा है इस n की जगह, तो मेरा आंसर क्या हो गया 2। ओके बेटा, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, है ना, लिख लो, वैसे ये रिजल्ट भी होता है, इसको जिसको याद उसने डायरेक्ट टिक किया होगा इसको। तो थर्ड में आपको एक बोला है कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, रोप अटैच टू ए बॉय। अब इस लड़के के हाथ में अपने एक रस्सी दे दी है ना, इसका मास है 500, लड़के का मास इस प्लेटफॉर्म के समेत है 250, है ना, ये इस पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 50 जो है वो इधर भी लगेगा और खुद पे भी तो लगेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा 50/250, है ना, ये तो इधर आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a2 कितना आएगा 500, सॉरी 50/500, तो ये आएगा 1/5 और ये आएगा 1/10। ये बोल रहे हैं कि 5 सेकंड बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो 5 सेकंड बाद दोनों की वेलोसिटी निकाल लो, v बराबर 0 प्लस a1 इंटू टी, 1/5 इंटू 5 1, इसकी v2 कितनी आएगी 0 प्लस a2 इंटू टी, 0 प्लस 1/10 इंटू 5, तो 0.5। तो रिलेटिव स्पीड, अब देखो ये v1 से मान लो इधर जा रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी v1 प्लस v2 दैट इज 1.5। बिल्कुल आसान। ओके आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। ये बोल रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो 20 की स्पीड से ऊपर आ रही है, 50 की एक ग्राम की एक छोटी सी बॉल है, ये अभी प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, सिंपल सा है। देखो लिफ्ट जो है वो 20 से ऊपर जा रही है, एक बॉल 5 की स्पीड से नीचे आ रही है। अब इसने बोल दिया कि ये इलास्टिक कोलिजन कर रही है, तो मान लिया इसकी स्पीड v रही होगी, इसकी तो 20 एज इट इज रहेगी ना, क्योंकि भारी ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। तो E बराबर क्या हो जाएगा v सेपरेशन अपॉन u अप्रोच। E की वैल्यू 1, सेपरेशन कौन करवा रहा है, v बड़ा होगा तभी तो सेपरेशन होगा ना इन दोनों में, तो v को तो 20 से ज्यादा होना ही पड़ेगा। इधर कितना रहेगा अप्रोच स्पीड 20 प्लस 5,
तो v कितना आ जाएगा 45। अगला पे बढ़ते हैं फिफ्थ में बोल रहे हैं कि चलो एक बार इसको नोट करो। फिफ्थ में बोल रहे हैं कि m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है m2 मास के एक रुके हुए ऑब्जेक्ट से इलास्टिक लीनियर कोलिजन करता है। m1 की इतनी एनर्जी जो है वो इतना फ्रैक्शन एनर्जी जो है वो m2 के पास चली जाती है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो यहां पर एक m1 मास है, u स्पीड से आया होगा, m2 रुका हुआ था, फिर ये m1 की स्पीड v1 हुई होगी, m2 की स्पीड v2 हुई होगी। तो पहले तो p इक्वेशन लगाएंगे, मोमेंटम इक्वेशन, तो क्या आएगा m1u बराबर m1v1 प्लस m2v2, पहली इक्वेशन। दूसरा स्मॉल e इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा e बराबर v सेपरेशन अपॉन u अप्रोच। सेपरेशन होने के लिए v2 को ज्यादा होना पड़ेगा v1 से, और अप्रोच स्पीड है u, तो ये क्या रहेगा u2 माइनस u v1 बराबर दिस। तो इससे v2 कितना आएगा मेरे पास v1 प्लस u, है ना। तो अब इसमें इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन से डेटा फर्स्ट में रखेंगे तो m1u m1v1 m2v1 प्लस u, तो ये क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u बराबर v1। ठीक है, उसके बाद v1 अगर आ गया तो v2 भी निकाल लेंगे अपन सेकेंड इक्वेशन से। क्या आएगा v1 प्लस u, तो सोल्व करूंगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u प्लस u। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये m2 वाला फैक्टर कट जाएगा, क्या बच जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन अब ये बोल रहे हैं कितना फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो m2 के पास चला गया। देखो m1 की जो एनर्जी में लॉस हुआ वही तो m2 को जाएगा, तो फ्रैक्शनल लॉस जो है सारा इसके पास आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u और इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ m1 u स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है 2 की काइनेटिक एनर्जी, तो ये फ्रैक्शनल हिस्सा यही तो हुआ। तो ये n की जगह क्या आ रहा है देखो n बराबर 4। ओके, तो एक इजी क्वेश्चन था, p इक्वेशन और स्मॉल इक्वेशन यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो, बिल्कुल इजी है ना। आगे बढ़े 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में आपको बोलना है कि भारी गेंद जो है इस गेंद को अपन ने रिलीज करा, ये 12 डिस्टेंस तक तो फ्रीली गिरेगी। जैसे ये 12 डिस्टेंस तक गिरेगी है ना, इसमें क्या होगा 12 डिस्टेंस तक जब गिरेगी तो यहाँ पे आके जैसे ये रस्सी टाइट होगी ना तब तक इसकी स्पीड मान लो u हो चुकी है। लेकिन रस्सी टाइट होते ही अब देखो इसमें टेंशन आएगा ना रस्सी में, तो ये जो भारी गेंद है ना ये दोनों फिर v डैश स्पीड से उठना शुरू कर देगी। तो इस दौरान हमें पता है कि इंपल्सिव फोर्स है ना, टेंशन दोनों पे लग रहा है, एक को चला रहा है एक को रोक रहा है। तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व करा दो रस्सी के अलोंग। तो रस्सी के अलोंग पहले मोमेंटम कितना था m इंटू यू, बाद में मोमेंटम कितना है m प्लस 2m इंटू वी डैश। देखो ये वी डैश भी इधर रस्सी के अलोंग ही जा रहा है, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लेना है। तो वी डैश कितना आ जाएगा u/3, और u कितना आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, देखो u कितना आएगा √2gh। कितना फ्री फॉल किया इसने 12 फ्री फॉल किया, तो यहां लिख दो 4gl/3, 3 को अंदर लो 9। अब अरेंज कैसे करना है वो देख लो, ये आ गया। तो देखो n की जगह क्या आ रहा है, n की जगह आ रहा है 9/4। 9/4 सोल्व करने पे क्या आता है 2.25। ओके बच्चा, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें आपको सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अलोंग द सर्कुलर पाथ जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है वो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा v
इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और AC कैसे निकालोगे आप, v²/r, यानी कि 9T4/r। अब वो रेशियो पूछ रहे हैं भाई साहब आपसे, तो रेशियो किसका पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का। सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल का रेशियो लिखो 9T4/r/60। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3/2T³ अब देखो बहुत कुछ डेटा दिया हुआ है, पुट कर देंगे अपन, चलो करते हैं। T बराबर 2 पे बताना है, तो 3/2 तो अपनी जगह आ गया, इधर आ जाएगा 2⁻3, इधर आ जाएगा R की वैल्यू 20, कितना आएगा 24/40, मतलब कि 6/10, मतलब कि 0.6। तो योर आंसर विल बी 0.6। ओके बेटा, ये अपना जेई मेंस वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये, आई होप इस पेपर को आपने फोड़ दिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार आप यहाँ तक कंप्लीट करें, आगे आता अपना सेक्शन बी। बच्चों आते हैं डीसीएम के हमारे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में आपको यहाँ पे सेक्शन ए में 2 पैराग्राफ दिए हुए, दोनों पैराग्राफ काफी इजी है ना। पहले पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। एक एम मास का पार्टिकल स्लाइड करता है सिलेंड्रिकल ट्रैक। सिलेंड्रिकल मतलब एक तरह से सिलेंड्रिकल, यूं ऐसे सिलेंड्रिकल है ना, ऐसे कर्व बना हुआ पूरा, तो क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर बनेगा ना उसका। तो इस तरह से ये यहां पे स्लाइड कर रहा है ना, मतलब हेमिस्फेरिकल ट्रैक है ये पूरा। तो ए पे आपको बताना है कि से फिसलना शुरू करता है। अब इसको देख के आपको कुछ यहाँ पे चीजें बतानी है। देखो इसमें ध्यान रखना, ये एंगल जो है वो कितना आएगा 60, ठीक है। तो अब इसमें आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है बी पे, और सी पे नेट रिएक्शन फोर्स बताना है। चलो एक बार मैं डायग्राम वापस बनाता हूं। इस तरह का ये था, यहां से फिसलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है। एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, √2gr, ठीक है, बॉटम पॉइंट पे स्पीड। तो इस पॉइंट पे देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो n माइनस mg बराबर mv²/r, तो n बराबर 3mg। तो यहां पर जो बॉटम पॉइंट है, बी पॉइंट है ना, उस पे बोल रहे हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस पे जो एक्सेलरेशन होगा ना वो सेंट्रीपिटल होगा। ए सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा, v²/r, 2gr/r, दिस इज 2g अप। तो नेट एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, ओके, तो 2g अप। फिर दूसरा पूछा कि सी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स बताओ। सी पॉइंट देखो यहाँ, सी पॉइंट कहां पे, सी पॉइंट था वो 150 पोजीशन वाला। तो एक बार डायग्राम वापस बनाता हूं मैं। सी पॉइंट यहां पे आपको दिया गया है। अब इस सी पॉइंट तक जब ये जाएगा बेटा, तो देखो इसकी हाइट कितना चेंज हुई है ना, यही तो इसकी हाइट है, ये 60 और वो एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा r cos 60, मतलब कि r/2, मतलब इसमें जो हाइट में चेंज आया वो r/2 का आया। तो यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी, v बराबर √2g डेल्टा h। एनर्जी कंजर्वेशन से देखें, इस पॉइंट से कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा 2gr/2 मींस √g r, दिस इज व्हाट v। अब जैसे ही v आया, सी पॉइंट पे नेट फोर्स बताना। तो नेट फोर्स के लिए क्या हो जाएगा इस केस में, देखो ये हो जाएगा नॉर्मल है ना, नेट रिएक्शन फोर्स है ना, इधर से एक mg का कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। तो देखो नॉर्मल माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड्स व्हाट, mvc²/r। n माइनस mg cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 mvc कितना आ जाएगा इसमें, vc विल बी √g r का स्क्वायर, यानी कि gr बाय दिस, ये कटेगा। तो n बराबर नॉर्मल एट c कितना आ जाएगा 3mg/2। कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। ये इसके दोनों पार्ट सिंपल थे। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। देखो सेकंड पैराग्राफ में ना आपको दो बॉल्स गिवन है, एक बॉल मूव कर रही है ना 4 की स्पीड से, दूसरी बॉल रुकी हुई है। कोलिजन जो है वो परफेक्ट इलास्टिक है, और इसमें साथ में इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। और फिर बाद में इनके फर्स्ट पार्ट में और इसमें क्या पूछा आपसे, देखो
ए की वेलोसिटी बतानी जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना, और उसके बाद दूसरे में आपको कुछ कंडीशन चेंज करते हुए वापस पूछा है, ठीक है। चलो एक बार ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको यहां पर इस तरह से दो बॉल्स गिवन है, ठीक है। ये बॉल जब टकराएंगी ना तब इस तरह की कंडीशन बनेगी ना, ये भी अपन ने एक बार पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वापस। तो देखो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो इस तरह से है, तो इसका वही एक कंपोनेंट आएगा, ये u वेलोसिटी मान लो, तो ये uy और ये ux है ना। अब मैं x इसको मान लेता हूं, इस लाइन को, ठीक है। और ये एंगल कितना बनेगा, ये लाइन जो ऐसे टच होगी ना, देखो ये सॉरी ये ऐसे, तो इसमें जो लाइन होगी ना ये वाली ऐसे जाएगी ये, है ना। तो ये r और ये डिस्टेंस कितनी है 2r, और आपकी जो वेलोसिटी है ux और uy इस तरफ से है ना। तो ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा इसमें 30। तो इस केस में ux कितना आएगा, u cos 30 मतलब कि √3/2 u, uy कितना आएगा u sin 30 यानी कि u/2। अब इस केस में आपको ये पता है कि e की वैल्यू 1 है, तो हमें पता है कि e की वैल्यू 1 हो तो x कंपोनेंट पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो बाद में कोलिजन के बाद कंडीशन क्या बनेगी इसमें, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, है ना, इसको पूरा का पूरा ux एज इट इज मिल जाएगा और इसके पास केवल अपना uy रहेगा। अब इसमें इन्होंने वेक्टर फॉर्म में पूछा है कुछ अपन से, है ना। तो देखो ये डायरेक्ट एंगल तो 60 बचा हुआ था ना, तो ये एंगल 60 बचा हुआ है, uy कितना है इसका u/2। अब इसको मुझे i और j में रिजोल्व करना है, a के बाद वो वेलोसिटी, a की वेलोसिटी पूछ रहे हैं कोलिजन के बाद i और j कंपोनेंट, तो इसी का कंपोनेंट भी तो निकालना है। तो ये कंपोनेंट निकाल लेंगे, कितना आएगा बेटा u/2 sin 60 और ये क्या हो जाएगा u/2 cos 60। तो u मतलब कि 4/2 cos 60 यानी कि √3/2 i के, और 4/2 sin cos 60 1/2 सॉरी, और ये √3/2 j के, कितना हो जाएगा i के प्लस √3 j के। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा थर्ड का, ओके। अब इसी में बोल रहे हैं अगले पार्ट में कि अगर हम e को 1/2 कर दें, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो इस b वाले की स्पीड क्या होगी। एक बार आप इसको नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब e की वैल्यू जो है ना वो चेंज कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं, अपन इसको दोबारा करते हैं। e की वैल्यू अगर ये चेंज करेंगे तो अब ये ux पूरा का पूरा नहीं जाएगा, है ना। अब इसको कुछ v1 v2 मानना पड़ेगा आपको, तो इसको मान लो कुछ v2 मिलेगा और ये मान लो v1 रहेगा, ठीक है। अब e की वैल्यू कितनी है इसमें 1/2। तो अगेन एक तो मोमेंटम इक्वेशन लगा दो, mux बराबर mv1 प्लस mv2। ux कितना था मेरे पास, ux सॉल्व करने पे कितना आया था √3, अच्छा इसमें वैल्यू डाल दो √3/2 4 यानी कि 2√3, है ना। तो ux कितना था आपके पास 2√3, m से m तो कट जाएगा, बराबर v1 प्लस v2, एक इक्वेशन। दूसरी क्या हो जाएगी v1 माइनस v2 अपॉन ux बराबर e, सेपरेशन अब अप्रोच से ये तो नहीं आएगा, तो इसमें अब आप डेटा पुट करोगे तो v2 माइनस v1 बराबर 1/2 इंटू ux, ux कितना है 2√3, तो v2 माइनस v1 बराबर √3। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो इससे ट्वाइस ऑफ v2 क्या आ जाएगा आपके पास 3√3, मतलब v2 आएगा 3/2√3, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो v2 से v2 जुड़ जाएगा, v1 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद v2 आ गया, अब आपसे v2 ही तो पूछा है इन्होंने, v2 को फिर वेक्टर फॉर्म में पूछा है फोर्थ पार्ट में, है ना। तो फोर्थ के लिए आपको v2 को वेक्टर फॉर्म में बताना है ना। तो v2 वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे बताएंगे, हमें पता है इस v2 की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये इधर से 30 डिग्री डाउनवर्ड। तो ये v2 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, v2 cos 30 i के प्लस v2 sin 30 माइनस ऑफ j के। तो v2 कितना है 3√3/2 √3/2 i के प्लस 3√3/2 1/2 माइनस ऑफ j के, है ना।
तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा V2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 9/4 I केप, है ना, माइनस, अब माइनस आएगा 3√3/4 J केप, है ना। तो अगले का जो मेरा ऑप्शन बनेगा 1/4 कॉमन ले लोगे ना, तो 1/4 कॉमन लिया, 9I माइनस 3√3J, तो इसमें मेरा ऑप्शन जो है वो ये बन जाएगा। और ये ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा, है ना, ठीक है। तो अपने पेपर में मैच कर लो, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें, ये देखो सेकंड वाला, ठीक है। तो अगला आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको एमसीक्यूज गिवन है। पहला क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन काफी आसान, देखो इसमें आपको है ना एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो आपको इसमें सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन इनके बारे में बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हाफ mv² बराबर as², तो v बराबर क्या जाएगा 2a/m, ये आ गया। अब dv/ds निकालोगे तो क्या आएगा इसका, √2a/m, तो at क्या आता है, v dv/ds, यानी कि 2a/m इंटू एस, ए आर जिसको इन्होंने नॉर्मल एक्सेलरेशन बोला है उसको रेडियल एक्सेलरेशन में नाम दे दिया इन्होंने, है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन और ए एन है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में v²/r, v कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर यानी कि 2a/m इंटू s²/r। और नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेट एक्सेलरेशन के लिए आपको रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2as²/mr का स्क्वायर प्लस 2as/m। तो इसमें से 2as तो कॉमन निकाल लो, m भी कॉमन निकाल लो, बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा s/r का स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन बन गया, ar हो जाएगा 2s²/mr। तो फर्स्ट और थर्ड इसके करेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? अगला आता है सेकंड। सेकंड में आपको यहाँ पे एक मोटर कार जो है वो ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकंड ऑन सर्कुलर रोड, इंक्रीजिंग स्पीड दे दी आपको टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन के, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट dv/dt दिया हुआ है, कितना दिया आपको 2, ac क्या होता है v²/r, v² कितना है 30 का स्क्वायर/r, r कितना दिया हुआ आपको 500, तो 9/500 यानी कि 9/5 यानी कि 1.8, तो 1.8 और 80 कितना दिया है 2, ये आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके बेटा, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 40 किलो का पर्सन है जो एक एल लेंथ की रस्सी से ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, ब्रेकिंग स्ट्रेन जो है वो रस्सी की 80 किलो है ना, मतलब डबल वेट तक वो सहन कर सकती है। तो अब आपको जी की वैल्यू 9.8 तो बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी जब इसका एंगल थीटा हो, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है फर्स्ट पार्ट में, तो है ना। देखो ये है इसकी हाइट h1 और ये है इसकी हाइट h2। तो जब ये यहां से u बराबर 0 से आपने मूव करवाया तो यहाँ की v स्पीड गेन करेगा, तो v कितना आएगा √2g डेल्टा h, तो 2g h2 माइनस h1। अब h2 कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा l cos, h2 का एंगल कितना है थीटा और इसका कितना है थीटा नॉट, cos थीटा माइनस l cos थीटा नॉट, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा मेरे पास 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। दूसरे में बोल रहे टेंशन जब ये थीटा एंगल बनाता है तब कितना होगा, थीटा एंगल पे टेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, थोड़ा सा इसे में आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इधर आएगा, टेंशन इधर आएगा, है ना। तो टेंशन प्रोवाइड्स
टेंशन पहले तो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, बचा हुआ जो है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा। तो T बराबर mg cos थीटा प्लस m 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट अपॉन l। तो अब देखो इसमें से mg कॉमन ले लेता हूं मैं, तो mg कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट। दिस इज व्हाट टेंशन। अब इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन दिख रहा है ना, mg की वैल्यू डाल दो। m कितना दिया है 40 किलो, तो mg कितना आएगा 40 इंटू 9.8, तो 8 चौक 32 का 2, 3 9 चौक 36 और 3 39.2 इंटू 10 भी तो है, तो ये आएगा 392। तो 392 लिखा हुआ है ना, तो मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला बढ़ते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन पे। एक बार इसे नोट करें, एक बार नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फोर्थ में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो इस तरह से रस्सी से बंधा हुआ है, 10 m इसका मास है, एक m मास के दो पार्टिकल इन पे टकराते हैं, है ना। तो आपको फिर इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि कैसे इसमें आगे हम सेलेक्ट ऑप्शन को बताएंगे ना। तो देखो पहले क्या करो, इनके मोमेंटम निकाल लो। ये एंगल 60 है तो इधर क्या आ जाएगा m इंटू 3u, ये भी 60 बनेगा ना, cos 60 कितना हो जाएगा 3mu/2। ये क्या हो जाएगा mu m3u sin 60 3mu√3/2। ठीक है। अब इसमें देखो इसका मोमेंटम देखते हैं अपन, इसके भी कंपोनेंट करते हैं, है ना। ये भी उतने 60 बनेगा ना, तो ये कितना आएगा mu cos 60 यानी कि mu/2, ये आएगा mu sin 60 यानी कि mu√3/2। अब देखो इसमें है ना y डायरेक्शन में जो मोमेंटम था, जैसे ही टकरा के बोला कि चिपक गए, तो चिपक गए तो जैसे ही y डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटीज है, मोमेंटम है, वो इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होंगे, तो ये पूरा सिस्टम आगे जाना चाहेगा, बट नहीं गया। तो इसमें अब इन्होंने इंपल्स इन स्ट्रिंग ड्यू टू टेंशन इज mu, ये गलत है। टेंशन की वजह से इस स्ट्रिंग में जो इंपल्स आएगा ना वो mu तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका ओवरऑल y डायरेक्शन का ही जो मोमेंटम है इनिशियल, वो कितना है डाउनवर्ड में 3mu/2 प्लस mu/2, तो कितना है 2mu है। और ये मोमेंटम जो है वो इसको नीचे ले जाना चाहेगा, बेटे नीचे जाएगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब इस y डायरेक्शन के इतने मोमेंटम को किसने कैंसिल किया, इस टेंशन ने तो किया। तो टेंशन का इंपल्स जो है वो 3mu जितना 2mu तो होना ही है, उसके अलावा टेंशन जो है वो एक और वजह से भी आएगा। देखो इसके जो x कंपोनेंट है ना, उसका इफेक्टिव किधर आएगा, px इनिशियल किधर आएगा 3√3/2 i कैप में है और √3/2 माइनस i कैप में है, तो ये आएगा आपके पास √3mu। अब देखो बेटा x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसको कैंसिल करने के लिए x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है ना। इसका मतलब कोलिजन के बाद क्या सिस्टम बनेगा उसको समझना तुम। ये जो बड़ा स्फेयर है इस पे दोनों बॉल्स ऐसे चिपक जाएंगे आके, तो इसका तो मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 12m। अब पूरा सिस्टम जो 12m है उसको कुछ स्पीड भी तो मिलनी चाहिए ना x डायरेक्शन में v डैश, ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। तो इस केस में 12m इंटू v डैश किसको बैलेंस करेगा, इनिशियल मोमेंटम √3mu को। इसका मतलब v डैश कितना आ जाएगा √3u/12। ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ, तो सिंपल सी बात अपन इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो लॉस उससे पता लग जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी, है ना, मैं इधर लिख देता हूं कि इनिशियल हाफ m 3u² प्लस हाफ m u², कितना हो जाएगा 9 और 10 यानी कि 5mu²। ये तो इनिशियल एनर्जी
के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ 12m √3u/12 का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा आपके पास 3/24 mu² यानी कि mu²/8। तो ये आएगा आपके पास, ये नहीं तो लॉस पूछा है, तो लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल है 5 माइनस फाइनल 1/8 mu², तो ये होगा 39/8 mu², इतना लॉस आ जाएगा। तो 39/8 mu², तो लॉस आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी u√3/12। ठीक है, ये मोमेंटम इक्वेशन से निकाल लिया अपन ने एक्स डायरेक्शन में। और इंपल्स जो है वो mu नहीं होगा। देखो इंपल्स टेंशन जो सडन आएगा ना, वो सडन टेंशन पता है क्या करेगा, एक तो इस y कंपोनेंट को खत्म करेगा, दूसरा वो सडन टेंशन जो है वो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पूरा इसको घूमना है। तो टेंशन का इंपल्स जो है वो पहला काम तो करेगा इस y डायरेक्शन के mu इंपल्स को, मोमेंटम को खत्म करेगा। तो 2mu का चेंज तो वैसे आ रहा है, और दूसरा सडन जो इसको x तो वो इस इंपल्स कितना आया, मोमेंटम चेंज जितना, तो मोमेंटम चेंज निकाल लिया अपन ने, y डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज 2mu है, तो ये इंटेंशन जो है वो इंपल्स जो है वो स्ट्रिंग में वो 2mu आएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक बार नोट कर लो इसे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है ना, और इस ब्लॉक में बोल रहे हैं कि वो v स्पीड गेन कर लेता है, ठीक है, और वो v स्पीड गेन करने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाता है, दीवार से टकरा के इलास्टिक कोलिजन करता है ना। तो एक बार अपन 1 बाय 1 इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। भाई ब्लॉक ऐसा आया, जब तक ये v स्पीड गेन करेगा इसको भी कुछ v डैश स्पीड मिल जाएगी, जो इनके अपन मोमेंटम इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो देखो अभी तक तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ये जो सिस्टम बना इस पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो F एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में क्या है 0। इसका मतलब अभी इनका सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब XCM कांस्टेंट रहेगा अभी तो, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अभी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास का VCM भी 0 रहेगा, ऐसा मान लेते हैं अपन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले रुका हुआ था ना, तो बाद में भी रुका रहेगा। कब तक, जब तक ये u जा रहा है। अब जैसे ही कोलिजन हुई ना, अब कोलिजन होने के बाद देखो चीजें चेंज हो चुकी है। जैसे दीवार से कोलिजन हुई, ऑब्जेक्ट ये तो v डैश से जा ही रहा है बेचारा, लेकिन जैसे ही कोलिजन हुई ये स्मॉल m ये वापस अब v से इधर आ रहा है। अब ध्यान रखना, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो आएगी। तो पहले तो मोमेंटम इक्वेशन से इसमें रिलेशन निकालो, तो mv डैश बराबर स्मॉल mv, तो v डैश कितना आएगा स्मॉल mv बाई कैपिटल M। अब इसमें सेंटर ऑफ मास की बात की स्पीड क्या आएगी, mv डैश प्लस mv, तो mv डैश तो mv के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2mv अपॉन m प्लस स्मॉल m, ये आ गया VCM। अब VCM जो है वो टक्कर के बाद जो है ना वो चेंज हो जाएगा, तो टक्कर के बाद इनका VCM इतना हो जाएगा, है ना। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अगेन देखो जब ये वापस इस पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वापस मोमेंटम इक्वेशन लगाऊंगा, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पहुंच गया h हाइट पे। पहली बात तो अब इसमें है ना अभी भी इनके पास कुछ स्पीड बचेगी, है ना, वो कॉमन वेलोसिटी में मान लेता हूं v डैश है, तो वापस वही एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो आपको एक कॉमन वेलोसिटी मिलेगी। तो ये क्या जाएगा आपके पास m प्लस स्मॉल m v डैश बराबर mv डैश प्लस mv, है ना। तो इससे आपके पास, इसको v डबल डैश मान लेते हैं ना, तो इसके पास, इसलिए आपके पास जो v डबल डैश आएगा वो कितना आएगा 2mv अपॉन m प्लस m। इसका मतलब जब ये बाद में मैक्सिमम हाइट पे जा चुका होगा तब पूरा सिस्टम इस कॉमन वेलोसिटी जो उनकी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी जितनी ही है उससे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगेन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स इस दौरान नहीं लग रहा है, केवल वो ये दीवार से टकराने के दौरान लगा था, है ना। तो टक्कर के पहले जो मोमेंटम था और टक्कर के बाद का मोमेंटम वो तो अलग अलग हो गया, लेकिन अब ये जो टकराने के बाद की दो कंडीशन है उसमें तो कोई और फोर्स नहीं लगाना एक्स में, इसलिए टकराने के बाद की इन दो कंडीशंस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन अब देखो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है,
तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से बताओ? जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोटेंशियल थी वही तो इसमें कन्वर्ट होगी ना। इसका मतलब अब जो ये हाइट, अब जो इसकी पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली बात है u डबल डैश जो है वो लेस देन है u से। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है जो h डबल डैश है वो h से कम होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप पॉइंट तक पहुंचेगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी। टक्कर से पहले वेज और इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, और जब ये टक्कर कुछ मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब उसकी स्पीड उतनी आएगी सेंटर ऑफ मास जितनी। तो मेरे कितने ऑप्शन सही हो गए इसमें? 2 3 4। ओके, अगला आता है अपना 6 क्वेश्चन, एक बार इसे नोट कर लें। 6 क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है ना, इसमें एक m मास जो ऑसिलेट करता है और एंगुलर स्पीड इसकी 60 है। तो 4m मास जो है वो रेस्ट पर है, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे बाकी चीजें पूछी है ना। तो देखो ये L है, तो ये L cos 60 की वजह से कितना आएगा? L/2, ये वाली लेंथ। तो ये डेल्टा H हाइट का चेंज भी कितना आएगा? L/2 आएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? v बराबर √2g L/2 है ना। √2g ऐसे निकालते हैं ना, तो ये आएगा √GL। अब √GL स्पीड आएगी तो इस पे टेंशन कितना आएगा रस्सी में? देखो ये टेंशन इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है। टेंशन पहले तो mg को बैलेंस करेगा, जो बचेगा वो mv²/r प्रोवाइड कर देगा। तो टेंशन माइनस mg बराबर mgl/l से l खत्म। टेंशन बराबर कितना हो जाएगा? 2mg। अब जैसे ही टेंशन 2mg हुआ तो इस केस में ये जो टेंशन है भी इसको चलाने का भी तो काम करेगा, तो इस पे कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगे, टेंशन जो हो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए ना। टेंशन कितना लग रहा है? 2mg। ये कितना आ जाएगा? म्यू इंटू 4mg। इसका मतलब 1/2। तो म्यू की कम से कम वैल्यू होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए या इतनी तो होनी चाहिए। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक m इज पॉजिटिव व्हेन इट मूव फ्रॉम a टू b। सही बात है। देखो ये सारे की सारे जो स्पीड मिली वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही तो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ग्रेविटी नहीं तो पॉजिटिव वर्क किया है। दो ही तो फोर्स लग रहे हैं इस पे भाई। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक जाएगा तो इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो टेंशन और एक mg। और mg की डायरेक्शन में ही ये डेल्टा h डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? mg इंटू डेल्टा h। और वर्क डन बाय टेंशन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना। तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव। पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन मूव 0, क्योंकि पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए पावर क्या हो जाएगा? T.V। दिस इज 0। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ m इन पोजीशन b इक्वल्स टू वर्क डन बाय। बिल्कुल सही बात है, यही जो वर्क डन होगा ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी इसमें सही बन जाएगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में आपको यहां पर एक हैवी रॉड दी गई है, हैवी पार्टिकल जो है उसको स्ट्रिंग के एक एंड से, जिसकी लेंथ 1.6 मीटर उससे बांधा गया है, O पॉइंट जो फिक्स्ड है। इस तरह से कुछ यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं कि ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये एंगल 60 है। तो देखो H L mg टेंशन T cos 60, ये भी 60 आएगा और ये आएगा T sin 60, यानी कि √3t/2 और ये आएगा t/2। तो t/2 तो किसको बैलेंस करेगा? ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो t/2 बराबर mg, मतलब t बराबर 2mg। तो t बराबर 2mg है ना, ये तो यहाँ पे आ गया। अब तो टेंशन जो है वो डबल है वेट ऑफ पार्टिकल, सही बात है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछिए, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताएंगे एक बार अपन यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है ना, तो एक बार पहले बाकी इसको सॉल्व करते हैं। जो t sin 60 है वो क्या प्रोवाइड करेगा?
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा 2mg√3/2 एम वी स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा L sin 60, ये खत्म, 2 से 2 खत्म, तो V आएगा √3g L sin 60। तो √3 g की वैल्यू रखनी है, क्या करना है इसमें, g की वैल्यू एक बार 9.8 रख के देखते हैं, ठीक है। L कितना है 1.6 और ये आ जाएगा √3/2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 से इसको काटूंगा मैं 3, 4.9, 1.6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, 49 का 7 बाहर, 16 का 4 बाहर और डिवाइड बाय 10, और इधर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, है ना, सॉरी 3 तो बाहर आएगा नहीं ना, 3 तो अंदर है ना, तो ये आ जाएगा V, तो V आ जाएगा 2.8 √3, बिल्कुल सही बात है, स्पीड भी आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V से निकाल लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा V स्क्वायर अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ V कितना है मेरे पास, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं V स्क्वायर को, तो ये जो V स्क्वायर अपॉन आर है इसको t sin 60/m कर दूं डायरेक्ट, बराबर t sin 60/m, t कितना है मेरे पास ट्वाइस ऑफ mg sin 60 √3/2, m से m कट गया, तो √3 इंटू जी, बिल्कुल सही बात है, 9.8 आ रहा है। उसके बाद ये इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसका टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स्ड 2π√h/g। अब देखो h कितना आएगा, h आएगा L cos 60/g, तो यहाँ आप डेटा पुट करेंगे बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा 2π 1.6 1/2 9.8, तो यह आ जाएगा 2π 8/98, यानी कि 2π 4/49, यानी कि 2π 2/7, तो कितना आ जाएगा 4π/7, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी इसका करेक्ट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये आपका 7th हो गया। अगला आगे बढ़ते अपन 8th पे, एक बार इसे नोट कर लें बेटा आप लोग, है ना, इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, ये यहाँ पे अपना क्या था mg था, ओके। आगे बढ़ते अपन 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ब्लॉक दिए हुए और आपको इनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो एक सी मास का, सी एक ब्लॉक है, मास सबके सेम है, ये इलास्टिक कोलिजन करता है, तो इलास्टिक कोलिजन करने के बाद की कंडीशन क्या बनेगी कि इसकी जो स्पीड है पूरी की पूरी इसको ट्रांसफर कर देगा ए को, फिर जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त ये इस तरह से चल रहे होंगे, तो ये दोनों एक कॉमन स्पीड गेन करेंगे v डैश, है ना। तो इसमें देखो पहले यहां मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो मास ऑफ c इंटू वेलोसिटी ऑफ c बराबर मास ऑफ a इंटू वेलोसिटी ऑफ a, ये कट जाएंगे, इसका मतलब va कितना आ जाएगा v के बराबर। फिर अब यहां मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो मास ऑफ a इंटू va बराबर मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b इंटू v डैश, तो v डैश कितना आएगा va/2 दैट इज v/2 आ गया। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, देखो मैक्सिमम कंप्रेशन पे हमेशा दोनों की वेलोसिटी, स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होती है, तो ये रहेगा हाफ 2m v/2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट mv स्क्वायर बाय 4। और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन देखो ये जो लॉस हुआ काइनेटिक में, इनिशियल काइनेटिक कितनी थी हाफ mv स्क्वायर, तो ये जो लॉस हुआ 3/4 mv स्क्वायर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग में, तो इसका मतलब डेल्टा के जो लॉस है वो डेल्टा यू स्प्रिंग में जाके स्टोर्ड होगा, तो डेल्टा की लॉस कितना है 3/4 सॉरी 1/4 mv स्क्वायर, देखो 1/2 में से 1/4 माइनस करो बराबर हाफ के xm स्क्वायर, तो xm कितना आएगा इससे
वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन 2k। तो इस केस में तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन 2k v xm। तो m अपॉन 2k v, ये मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट और एक सेकेंड ऑप्शन करेक्ट एट्थ का। कोई कंफ्यूजन? तो ये अगेन एक आसान क्वेश्चन। अगला आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग के दोनों एंड्स की वेलोसिटी को इक्वल करना होता है बस, ठीक है। अब यहाँ दूसरा एंड भी फ्री है ना मूव करने के लिए, दूसरा एंड तो बी से जोड़ रखा है, इसलिए ध्यान रखना एनर्जी चेंज, ये स्पीड एकदम जीरो नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में दो पार्टिकल इक्वल मास आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 20 एंड विद सेम स्पीड 20, है ना। लेकिन इनको कैसे फेंका है? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। तो एक को तो अपन ने 20 से वर्टिकल फेंक दिया ए को, एक बी को मैंने 20 से हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। अब इस केस में आपको सेंटर ऑफ मास का देखो, दोनों का एक्सेलरेशन पहली बात तो जी है डाउनवर्ड। अब दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है तो सेंटर ऑफ मास का भी क्या आएगा? जी डाउन, है ना। एक तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट जो है वो सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी? तो सबसे पहले यूसीएम निकाल लो। यूसीएम कितना आएगा? वो भी वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन के लिए एक की स्पीड है ना 20, अगले की वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 अपॉन m प्लस m। तो वाई डायरेक्शन की स्पीड क्या है? u y डायरेक्शन में cm ये है। तो h डेल्टा h इस लेवल से और कितना ऊपर जाएगा? u y स्क्वायर अपॉन 2ay। यही फॉर्मूला होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। भाई सेंटर ऑफ मास एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो कितना है? 10 का स्क्वायर अपॉन 2, g की वैल्यू 10, 5 मीटर। सेंटर ऑफ मास 5 मीटर और एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा। पहले से कितना ऊपर था सेंटर ऑफ मास? 20 पे था, 5 और ऊपर जाएगा, कितना ऊपर पहुंच जाएगा? 25। ये आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट आ जाएगा। अगला आता है 10th में आपको एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 और 8 केजी के दो मास हैं, है ना। 4 और 8 ये 9 और 3 से अपोजिट आ रहे हैं। फिर A जो है वो 1 से रिपेल हो जाता है, तो 8 को कुछ वीडेज से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 4 9 8 -3 4 इंटू -1 प्लस 8 इंटू वी डैश। तो 36 माइनस 24 माइनस 4 प्लस 8 वी डैश। तो 12 और 4 16, 8 वी डैश, यानी कि वी डैश कितना आ जाएगा? 2। तो बी की स्पीड हो जाएगी 2। तो बी की स्पीड 2 हो जाएगी। अब इसमें आपसे एक और चीज पूछिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो वी डैश अपने को आ ही गया। ई क्या होता है? वी सेपरेशन अपॉन यू अप्रोच। देखो ये दोनों वी डैश कितना आया? 2 आया, तो 2 प्लस 1 3 से मिला के सेपरेशन हो रहा है, और अप्रोच हुआ था 12 से, तो 1/4 आ जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले के इनिशियल निकाल लो, कितना आएगा? हाफ 4 9 का स्क्वायर प्लस हाफ 8 3 का स्क्वायर, कितना आएगा? 9 का स्क्वायर 81, तो 162 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 36, इतना आ गया। ये आएगा 198। फाइनल कितनी आएगी? फाइनल देखो 4 वाले की स्पीड कितनी है? 1। 8 वाले की स्पीड कितनी है? 2। कितना आएगा? 2 प्लस 16 18। तो लॉस कितना आएगा? 198 और 18 को माइनस करो तो 180 जूल का लॉस आ रहा है, डेल्टा के इनिशियल माइनस के फाइनल, यही तो लॉस होगा। तो 180 का लॉस आ रहा है। तो मेरे तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, तो ये अपने यहाँ तक 10 के 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वाले पूरे हो जाते हैं। अगला अपन आते हैं सेक्शन इसका, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आता है, एक कोन
को इस तरह से ओमेगा स्पीड से घुमा रहा है, उसके ऊपर एक चेन रखी हुई, चेन का टेंशन बताना है। तो देखो यहाँ पे ढंग से समझना है इसको, एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर करते हैं, इस एलिमेंट का वेट डीएम नीचे की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल डीएन लग रहा होगा, और एक जो चेन में टेंशन आएगा वो एक इंटरनल फोर्स है ना, चेन के लिए। तो चलो अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो डी एन कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा, डी एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, तो डी एन साइन थीटा बैलेंसेस डी एम इंटू जी। डी एम जी बाई साइन थीटा, दिस इज व्हाट डी एन। अब इसमें ध्यान समझना, एक अपन इसको टॉप व्यू बनाते हैं, एक बार टॉप में एक ऑब्जर्वर बिठाते हैं ऐसे, ये ऑब्जर्वर इस चेन को ऑब्जर्व कर रहा है, देखो इसको क्या ऑब्जर्व होगा, ये चेन, इस चेन का एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं मैं ये dx, इस dx एलिमेंट में एक तो क्या क्या फोर्स आएगा, टेंशन, एक इधर टेंशन, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट सेंटर पे एंगल बनाता है डी थीटा, तो उसके आधे आधे एंगल, ये कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2, और ये आधा एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा बाई 2। अब यहां पे मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं, तो इस टेंशन का जो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 बनेगा, तो टी कॉस डी थीटा बाई 2, इधर भी आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये तो आपस में कैंसिल होंगे। अब सेंटर की तरफ दो कंपोनेंट क्या आएंगे, टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। तो देखो इसका मतलब 2t साइन डी थीटा बाई 2, पहले इसमें से, अब देखो इसमें एक dn बाहर की तरफ भी तो लग रहा है ना, इसमें से dn का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा कंपोनेंट माइनस करोगे, ये बचे हुए कंपोनेंट को dm ओमेगा स्क्वायर r प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो छोटे एंगल के लिए तो साइन डी थीटा बाई 2 को अपन ये लिख सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, dn cos थीटा dm ओमेगा स्क्वायर r। dn की वैल्यू क्या है, dn dmg sin थीटा है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, t डॉट डी थीटा बराबर dn की वैल्यू क्या है, dmg अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस dm ओमेगा स्क्वायर r। अब देखो dm और g को बाहर निकाल लो, तो इधर क्या बच जाएगा, कॉट थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, आ गया है ना। मैं रेट से लिख देता हूं ताकि आपको ये दिख जाए, dm g तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, कॉट थीटा प्लस अब इसमें आपको dm की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो dm कैसे लिखेंगे, dm लिखेंगे अपन यूनिट लेंथ का मास इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा m अपॉन 2 पाई r डॉट डी थीटा, लेंथ तो इसकी यही है ना, r से r कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या जाएगा, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, अच्छा एक टी डी थीटा ही बचा हुआ था इधर, है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास m अपॉन 2 पाई डी थीटा। तो ये वैल्यू जब आप रिप्लेस कर दोगे ना इसमें, तो देखो यहाँ dm की जगह मुझे ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, डी थीटा से ये वाला डी थीटा कट जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो t डॉट डी थीटा, dm की वैल्यू रिप्लेस करो m अपॉन 2 पाई डी थीटा, है ना। अब कॉट थीटा के सामने तो क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर r डी बाई जी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी ये बची हुई वैल्यू, है ना, तो कॉट थीटा के साथ में क्या आ रहा है 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, क्लियर है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा 1। अगले आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक पैराबोला जो इस तरह से ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो आपको बताना है कि अगर ये इस तरह से ओमेगा स्पीड से घूम रहा हो और ये पार्टिकल फ्रिक्शनलेस वायर पे फिर भी रेस्ट पे, तो देखो ध्यान समझना, इस पे mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, अब इसमें
इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, है ना, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा? देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एंगल थीटा मानता हूँ टेंजेंट का, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एन कॉस थीटा तो बैलेंस करेगा एम जी को, एन साइन थीटा प्रोवाइड करेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब टेन थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x बाई ए, और इसमें रेडियस भी कितनी होगी? रेडियस भी x के बराबर ही तो होगी ना। तो ये डेटा यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 2x बाई ए ओमेगा स्क्वायर x बाई जी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2g बाई ए। तो n की जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये बन गया अपना आंसर सेकंड का 2। फिर अगला आता है थर्ड। थर्ड में आपको एक बॉल दी गई है एम मास की, जो स्टार्ट करती है फ्रॉम पॉइंट ए, बी और सी। अब देखो यहाँ एक पैराबोलिक पाथ दिया हुआ है ना, आपको नॉर्मल डायरेक्शन बताना है जब ये बॉल इस बॉटम पॉइंट पे पहुंचे। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकाल लो, तो इसकी हाइट में जो चेंज आया v कितना आ जाएगा? √2gh, और h का मतलब क्या है? c, तो v तो आ जाएगा c। अब इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी तो पता नहीं, नॉर्मल जो है ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? mg को बैलेंस करेगा और जो बचेगा वो सेंट्रीफ्यूगल प्रोवाइड कर देगा। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर पैराबोला की इस पॉइंट पे क्या होगी, कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखो r का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ y और x क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो y बराबर क्या हो जाएगा? मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ, मैं एक इक्वेशन पैराबोला की मान लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ b, तो y कितना आना चाहिए? c आना चाहिए। तो स्मॉल a कितना हो जाएगा? c अपॉन बी स्क्वायर। इसका मतलब y कितना हो जाएगा? c अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा c अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा ना इसमें, तो 2cx अपॉन बी स्क्वायर, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 2c अपॉन बी स्क्वायर। अब ये डेटा पुट करो तो रेडियस कितनी आएगी? 1 प्लस 2cx अपॉन बी स्क्वायर का भी स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 2c अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी होती है? 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो r क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। अभी r की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा? mg प्लस m 2gc अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो mg इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 प्लस सी स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? n की वैल्यू 4। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। एक बार नोट करें यहां तक। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक डिस्क है जिसमें कट लगा हुआ है r1 रेडियस का। आपको बताना है कि इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेंटर से अगर इतनी है जो इन्होंने फंक्शन दिया है, तो आपको n प्लस m की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस पूरे सिस्टम को आप दो इससे सॉल्व करो। एक तो पूरी डिस्क मान लो, है ना, और एक r रेडियस की छोटी डिस्क मान लो, ये r2 और ये r1। ये मान लो माइनस सिग्मा, ये मान लो प्लस सिग्मा। तो वाई सी एम, देखो इसमें तो वाई डायरेक्शन में आएगा ना सेंटर ऑफ मास, तो वाई सी एम क्या हो जाएगा? m1। अब देखो इसका मास कैसे निकालोगे? सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? 4r अपॉन 3 पाई होता है ना, 4r2 अपॉन 3 पाई प्लस माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2 4r1 अपॉन 3 पाई। नेगेटिव मास कंसेप्ट से भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, कितना आएगा? 4r2 अपॉन 3 पाई पे, और इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा ये आएगा 4r1 अपॉन 3 पाई। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास ऐसे तो आता है, और ये यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ पाई
r1 स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो इसमें YCM को थोड़ा और सोल्व करोगे आप अच्छे से, तो सिग्मा पाई बाई 2 है ना, 4 अपॉन 3 पाई को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। इधर से मैं इस सबको सिग्मा पाई बाई 2 को कॉमन लेता हूँ, तो इधर से क्या बच जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास 4 अपॉन 3 पाई। देखो आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और इधर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये तो कट जाएगा। तो देखो 4 अपॉन 3 पाई, तो यहाँ n की जगह क्या आ रहा है 4, m की जगह क्या आ रहा है 3, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 7। आ गया आंसर। अगला आता है फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक साइक्लिस्ट दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है। इसमें आपको म्यू नॉट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो सेंटर से, मतलब ऐसे ये पूरा एक सर्कुलर एक तरह से मान लो कि ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड पे जो है ना, यहाँ पर उस ग्राउंड पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेंटर से डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो देखो इसमें v मैक्सिमम स्पीड से इसको जाना है, तो देखो मैक्सिमम स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करती है, म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू जी। अब ये स्पीड मैक्सिमम कब होगी, v मैक्सिमम तब होगा जब 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू आर ये मैक्सिमम आए। अब मुझे इसको मैक्सिमम बताना है, तो इसको मान लेता हूं कोई नया फंक्शन y, तो y बराबर आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। इसका मैक्सिमम बताना तो क्या करूंगा dy बाई डी एक्स को dy बाई डी आर को जीरो कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 आर अपॉन आर जीरो, तो स्मॉल आर कितना आएगा r बाई 2, तो स्मॉल आर की वैल्यू r बाई 2 n कितना आ जाएगा 2। ये फिफ्थ में। लास्ट आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, है ना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक कार्ड दिया हुआ है ना, एक गाड़ी दी गई है जो कि स्लाइड कर रही है राइट एट 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, लेवल ग्राउंड पे, है ना। स्प्रिंग जो है वो अभी इसमें कंप्रेस्ड है 40 सेंटीमीटर से 120 न्यूटन पर मीटर इसकी कांस्टेंट है। कार्ड जो है वो, अब इसमें जो धागा है ना उसको आपने काट दिया अचानक से ना, तो देखो जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी वो तो उन दोनों ब्लॉक में बटेगी, लेकिन साथ में हम अगर इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो स्प्रिंग का फोर्स तो एक इंटरनल फोर्स है ना, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऑब्जर्व करता है इन फ्रेम ऑफ सीएम, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो स्प्रिंग की होगी वो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की होगी वो k1 प्लस k2 इस तरह से होगी, तो हाफ 120 कितना है 40 सेंटीमीटर कंप्रेशन, ये हो जाएगा हाफ। इसको मैं मान लेता हूँ। अब मैं ये सारा जो डेटा लिख रहा हूँ ना ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको m1 और इसको m2 p2, ठीक है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्प्रिंग का फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, तो एक्स्ट्रा कोई मोमेंटम चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे तो अपना क्या आ जाएगा डेटा 1/2 20 60, है ना, 16/100, ठीक है। अब हाफ m1 v1 स्क्वायर m2 v2 की जगह में मोमेंटम कंजर्वेशन से इसको लिख सकता हूँ m1 v1 अपॉन m2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा देखो एक जीरो और काट दो, तो 96/10 हाफ m1 v1 स्क्वायर 1 प्लस, है ना, ये क्या आएगा मेरे पास m2 और m2 से एक m2 कट जाएगा तो एक m1 बाहर आ गया, तो m1, है ना, एक m2 बचेगा, जस्ट अ मिनट, m1 का स्क्वायर था उसमें से एक m1 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो
एक m1 बच जाएगा और एक नीचे m2 बच जाएगा। ओके ओके, 1 प्लस m1 अपॉन m2। ठीक है, अब इसमें आप डेटा पुट कर दो तो 96/100, m1 कितना रहेगा 1/10 v1 स्क्वायर, 1 प्लस 100/300 है ना, तो ये कितना रहेगा आपके पास, 10 से 10 कटेगा 192 है ना, v1 स्क्वायर 1/3 सॉरी 4/3, तो ये आएगा आपके पास v1 बराबर 3 इंटू 192 डिवाइड बाई 4 से ही कटेगा आपके पास 3 इंटू कितनी बार कटेगा है 4 से 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144 का मतलब 12। ठीक है, तो इस केस में ये आएगा आपके पास, अब बेटा v1 आ गया 12, अब v1 अगर 12 आ रहा है तो इसके बाद v2 क्या आएगा, v2 आएगा m1 v1 अपॉन m2 से, तो ये आएगा 1/3 इंटू 12 कितना आएगा 4, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखा जाए तो इसको 4 एक्स्ट्रा मिलेगा है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना इन सब की स्पीड कैसे निकालेंगे, इसको 4 एक्स्ट्रा मिला प्लस 1 पहले से था, इसका तो हो जाएगा 5, इसको इधर 12 एक्स्ट्रा मिला लेकिन 1 उल्टा था ना, तो उसमें से -1 करो 11, तो आपके पास ग्राउंड फ्रेम में 300 वाले की स्पीड कितनी आएगी 5। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ये आपका यहाँ पे DCM का एडवांस पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने इस पेपर से काफी कुछ सीखा होगा, छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपकी हुई है तो उसको अपडेट करें और आगे से ऐसी गलतियां ना होने दें। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।